जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग अपना सीएसईटी का एक नया चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इन टोटल हम लोग अपनी 3 रिवीजन क्लासेस रखेंगे। ठीक है, आज कल और परसों ये हमारी 3 रिवीजन क्लासेस होंगी लाइव के अंदर में, तो इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा, साथ साथ में रिवाइज करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ आप याद करते रहें। अच्छा, बहुत सी चीजें इसके अंदर में आपको क्रक्स पॉइंट में लिखवाएंगे भी, तो आप वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स को लिखिएगा, जरूर से लिखिएगा। अपने बुक के अंदर में एक अलग सेक्शन बना करके या कॉपी का कोई मिडिल पेज निकाल करके उन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोगों को नोट डाउन करना है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? शुरू किया जाए। एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म, आर यू रेडी? तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एनैक्टमेंट कब हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, इसके बाद इसके अंदर में फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं, इसके कुछ बेसिक आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों को सीखना है। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए सीखने होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो क्या है, XYZ, एकदम जो फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें सीखनी है। फंडामेंटल राइट्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको सिखाया जाता है। आपने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन देखा है? नहीं देखा है? देखा है। अच्छा, आप क्या ये बता सकते हैं, क्या कोई भी हमको ये बता सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पास कब से हुआ था? जी हां, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को बेसिकली प्रिपेयर हुआ था, लेकिन यह पूरी तरीके से एनफोर्सेबल 26 जनवरी से हुआ था। यानी जो इसकी डेट थी वो थी 26 नवंबर। तो एक्चुअली ये 26 ऑफ नवंबर को ही प्रिपेयर हो गया था। तो इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो है 26 ऑफ नवंबर 1949। 26 ऑफ नवंबर 1949 दिस इज द डे, या हम 26 ऑफ नवंबर कह सकते हैं बस खाली। दिस इज द डे सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, बट it became fully enforceable. It became fully enforceable from 26th of January. तो हुआ क्या था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ तो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन वो फुली इन्फोर्सेबल नहीं हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ढेर सारे पार्ट्स थे, तो उसके अंदर में कुछ आर्टिकल्स को उस समय इनैक्ट नहीं किया गया, केवल बेसिक आर्टिकल्स को इनैक्ट किया गया 26 नवंबर से, और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 26 जनवरी से। तभी 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। बट क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था कब? 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे बॉडी को, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी को लॉ मेकिंग पावर देता है। ठीक है, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी को लॉ मेकिंग पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू पावर डिराइव करता है? लोगों के थ्रू। ये जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है इसको पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन को किससे पावर मिलती है? लोगों के थ्रू। तो इन लोगों ने, हमारी जनता ने, it is by the people and for the people, the constitution is prepared by the people and for the people। तो उसने बनाया एक कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है किसको? हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी को।
वो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि हम एक फेडरल स्टेट हैं, हम एक आजाद देश हैं, हम लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम लोग एक फेडरल नेशन है। तो ये सारी की सारी बातें कौन डिक्लेयर करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू आवर लेजिस्लेटिव बॉडी। अब आइए एक एक करके हम लोग इन शब्दों को, हर एक चीज को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग को मालूम है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनफोर्सिएबल कब से हुआ? इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है हमारे प्रियम्बल से। कैसे शुरुआत होती है? प्रियम्बल से। और प्रियम्बल क्या है? एक तरीके का इंट्रोडक्शन है। और इस प्रियम्बल के अंदर में क्या लिखा हुआ है? आप लोगों ने कभी पढ़ा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व्ड, लेट मी शो यू द प्रियम्बल। एक बार प्रियम्बल दिखाते हैं। चलिए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बार फटाफट देख लेते हैं। इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? प्रियम्बल। अच्छा, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? है। इसका बहुत एसेंशियल पार्ट है। इसी के अंदर में पार्ट 1 में यूनियन यूनिट टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, और उसके बाद आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रियम्बल। अब क्या लिखा हुआ है इसके प्रियम्बल के अंदर में? क्या लिखा हुआ है इसके प्रियम्बल के अंदर में? आइए देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। इसका मतलब क्या कि इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। क्या आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन नेशन? इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। इसका मतलब इंडिया किसी भी दूसरे देश के अंडर नहीं आता है। बहुत जरूरी शब्द है ये, इट इज अ सोवरेन नेशन। सबसे पहला शब्द लिखा गया, इट इज सोवरेन नेशन। मतलब नो अदर कंट्री कैन इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया, अच्छा पहले इंडिया क्या था जानते हो? ये शब्द को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी। जिस समय इंडिया आजाद हुआ उस समय यह हो रहा था कि इंडिया को हम एक डोमिनियन स्टेटस दे दें, यानी इंडिया रहेगा ब्रिटिशर्स के अधीन, लेकिन वो ऑपरेट करेगा एक आजाद तरीके से। तो हम लोग इंडिपेंडेंट रहते, लेकिन हमारे ऊपर में कहा जाता है कि किसके रूल के अंडर है? ब्रिटिश रूल के अंडर है। बट वी सेड नो। जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वी क्लियरली सेड, कई बार हम लोग कहते भी हैं, कई बार कई नेता हैं या फिर कई डिफेंस मिनिस्टर्स को आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर्स को सुना होगा, कहते हुए कि इंडिया इज अ सोवरेन नेशन and no other country has the right to interfere in our internal matters. So it is a sovereign, it is socialist. Socialist का मतलब सोशलिज्म, इकोनॉमिक्स वाले सोशलिज्म से नहीं है। यहां पे इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यहां पर लोगों के पास में एक सामान्य अधिकार होगा, लोगों के लिए है ये, ठीक है? इट इज फॉर द पीपल। यहां पे सोशलिज्म उस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। इट इज सेक्युलर। सेक्युलर माने क्या? जहां पे धर्म निरपेक्ष हम कह सकते हैं, या फिर यू हैव द फ्रीडम टू चूज योर ओन रिलीजन। हम लोग अपना रिलीजन खुद से चूज कर सकते हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक माने वेयर यू कैन इलेक्ट योर ओन गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक तो ठीक है, लेकिन फिर लोकतांत्रिक माने क्या? वेयर यू कैन इलेक्ट योर ओन गवर्नमेंट। Democratic republic where you have your own constitution and it is made by the people and for the people. It is ruled by the people and for the people. It is a republic having its own constitution. ठीक है? तो it is sovereign, socialist, secular, democratic republic. अच्छा, यहां पे आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 1। तो समझो, आपसे पूछा जाता है ये सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू लाया गया। 42nd अमेंडमेंट 1976। तो आइए हम लोग छोटी छोटी बातों को लिखते भी जाएंगे,
प्रियम्बल के अंदर में वर्ड लिखा हुआ है सोवरेन सोशलिस्ट, सोवरेन सोशलिस्ट सोवरेन सोशलिस्ट एक और शब्द यहां पे ऐड किया गया था ना, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा पहले, अच्छा सुनो ध्यान से, एक्चुअली ये क्या है, पहले क्या था, सुनना मेरी बात को ध्यान से, पहले था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब यहां पे क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पहले जो शब्द था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको हटा करके सोशलिस्ट और सेक्युलर दो शब्दों को जोड़ा गया। तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, यहां पे लिख लो, सोवरेन हटा दो, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, दीज टू वर्ड्स एडेड बाय कौन सा अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, कौन से साल का, 1976 का। तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन दो शब्दों को ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट, आगे सुनना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या, दैट आवर गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है। सेक्युलर माने क्या, फ्रीडम टू चूज योर ओन गवर्नमेंट, सॉरी सेक्युलर माने क्या, फ्रीडम टू चूज योर ओन रिलीजन। सोवरेनिटी माने क्या, सोवरेनिटी इन द स्ट्रिक्ट एंड नैरोएस्ट सेंस ऑफ द टर्म इंप्लाइज इंडिपेंडेंस ऑल राउंड विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। यानी हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता, वी आर इंडिपेंडेंट टू मेक आवर ओन डिसीजंस, इंडिपेंडेंस विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इज इट फेडरल या यूनिटरी। क्या आप जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर माने क्या और यूनिटरी स्ट्रक्चर माने क्या, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स और पावर इज ओनली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले अच्छा ये बताओ, यहां तक समझ में आया, एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज रिप्लाई कि आप लोगों को समझ में आया। कम ऑन स्टूडेंट्स, फेडरल या यूनिटरी, हमारे देश का कैसा स्ट्रक्चर है, हमारे देश में मेनली हम लोग कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है, बट इट हैज सम यूनिटरी फीचर्स। हमारे देश में कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल। फेडरल माने क्या, फेडरल माने देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो हमारे यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर माना जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर माना जाता है, यानी हमारे यहां पे पावर का डिवीजन है सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। तो वेदर इट इज फेडरल और इट इज यूनिटरी, तो वी सेड दैट इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिटी और सिस्टम आर, इट हैज डुअल गवर्नमेंट, दो तरफ में गवर्नमेंट होती है, दो लेवल पे होती है, एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। इट हैज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे बड़ा कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, हर एक जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, जुडिशरी इज नॉट अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जुडिशरी इज नॉट अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसके हिसाब से जुडिशरी काम नहीं कर सकती। देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिजिड प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एसेंशियल फीचर्स किसके होते हैं, फेडरल पॉलिटी के, यानी फेडरल सिस्टम के। इसके अंदर में डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, दो लेवल पे होता है, पावर्स डिवाइडेड होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। सबसे बड़ा कौन माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ रिटन होता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना हो तो उसका एक रिजिड प्रोसीजर होता है।
नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग को सीखना है। जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में हम लोगों को सीखना है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चलिए फटाफट सीखना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके अंदर में पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को इंटरेस्ट किए गए हैं। तो इन टोटल देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स? 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू रेसिडेंट्स या सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से? सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और छठा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे सिटीजन्स को ग्रांट किए जाते हैं। फिर से पढ़ना, कौन कौन सा? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, पहले ध्यान से सुनो, हम लोगों ने अभी सीखा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या लाया गया था? 2 वर्ड लाए गए थे, कौन कौन से? सोशलिस्ट और सेक्युलर। अब यहां पे सुनो, एक आर्टिकल, पहले एक राइट दिया जाता था अंडर आर्टिकल 31 जो कि एक फंडामेंटल राइट था। किस चीज का? राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। लेकिन इसके अंदर में बहुत विवाद होने लगा, तो इस कारण से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने देखा है पास्ट एग्जाम्स के अंदर में भी इस प्रकार के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको हटा दिया गया। किस चीज को हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ठीक है, वापस से, पहले हमारे यहां पे राइट टू प्रॉपर्टी होता था, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उसके अंदर में बहुत ढेर सारे कन्फ्लिक्ट्स आते थे। लोग कहते थे कि हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट इसको ऐसे छीन रही है, वैसे कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत ढेर सारे विवाद होते थे। इस कारण से राइट टू प्रॉपर्टी को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कब हटाया गया? 1978 में। कौन सा अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट। तो हमारे पास अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। शुरुआत कहां से होती है? राइट टू इक्वालिटी से। ठीक है, अच्छा, अब जो बाकी सारी की सारी बातें दी हुई हैं, इन सारी बातों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने राइट टू इक्वालिटी के बारे में। इसके अलावा भी हम लोग को बहुत सी चीजें पढ़नी है, आर्टिकल 13 पढ़ना है, आर्टिकल 12 पढ़ना है, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे राइट टू इक्वालिटी से। हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी में क्या कहा गया? राइट टू इक्वालिटी में कहा गया कि आपको इन चीजों के अंदर में राइट मिलेगा। या इसमें देखो क्या लाइन लिखी हुई है, देखना, राइट टू इक्वालिटी की लाइन, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये राइट सिर्फ हमारे सिटीजन्स को नहीं दिया गया, हर किसी को दिया गया जो कि इंडिया के अंदर है। समझो, कोई विदेशी आदमी भी इंडिया के अंदर आएगा तो उसको हमने राइट टू इक्वालिटी दिया। हमने कहा द स्टेट यानी गवर्नमेंट shall not deny to any person equality before the law, any person, not only citizen, to any person before the law, the equal protection of the laws or the equal protection of the laws within the territory of India। यानी हम किसी के साथ में भी भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे, ये चीज एक वादा किया गया। ठीक है, सबसे पहला था ये आर्टिकल 14। जो आपका राइट टू इक्वालिटी है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक था। तो ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 14। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा गया? कहा गया कि आर्टिकल 15 में हम इन बेसिस पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने देंगे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब मना करता है कि भाई सरकार इस बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ या किसी भी बेसिस पे, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। और बाद में इन्होंने कहा कि आप
किसी भी तरीके का भेदभाव, यानी कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव, जैसे मान लो कोई अपनी दुकान पे लिख दे कि यहां पे इस कास्ट के लोगों को आना अलाउड नहीं है, गलत होगा। कोई भी नो सिटीजन, हालांकि सिटीजन के लिए कहा गया, नो सिटीजन शेल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी अगर आप किसी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या पब्लिक एंटरटेनमेंट की किसी प्लेस, सिनेमा हॉल वगैरह में जाना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसी भी बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कह रहे सबके लिए है, लेकिन इस कास्ट के लोगों के लिए अलाउड नहीं है। जैसे मान लो पूजा स्थल हो गया कोई, अब किसी पूजा स्थल में लिख दिया जाए कि इस कास्ट के लोगों को आना अलाउड नहीं है, तो वो गलत होगा। समझ गए बात को? द यूज ऑफ वेल टैंक, जैसे होता है ना कई बार, अरे इस कुएं से ये लोग पानी नहीं निकाल सकते, इस घाट में वो लोग नहीं जा सकते। प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट पार्शियली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, यानी सरकारी या तो ये नहीं कि प्राइवेट है तो फिर हम जाएंगे तो जाएंगे ही नहीं। अब जैसे मान लो एक होटल है, अब एक होटल के अंदर में कई जगह तुम लोग देखते होगे कि राइट ऑफ एंट्री रिजर्व्ड। कभी कभी आप होटल्स के अंदर में बैनर टंगा हुआ देखेंगे, क्या? राइट ऑफ एंट्री रिजर्व। उनका कहना होता है कि भैया हमारे यहां कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, ये हमारी जिम्मेदारी और हमारा डिसीजन होगा। तो आप ये मत कहिएगा कि पब्लिक प्लेस है तो हम जा ही सकते हैं, इसकी राइट ऑफ एंट्री मेरे पास में रिजर्व्ड है। हम किसको अलाउ करें या किसी को डिसअलाउ करें वो हमारे ऊपर है। लेकिन अगर कोई जनरल चीज है, अगर कोई नॉर्मल सी चीज है, तो इन जनरल वहां पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होता है, खास करके ऊपर दिए गए किसी भी बेसिस पे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई माइंस वगैरह है, वहां पे छोटे बच्चों और औरतों को जाने से मना कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं क्या? नहीं। तो आप समझो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब कोई रॉन्ग सेंस में किसी को रोकना, जिससे किसी को हम कोई अच्छी चीज, कोई बेनिफिट लेने से रोक रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। तो किसी वेल बेदिंग घाट, रोड्स या पब्लिक रिजॉर्ट वगैरह में जाने से किसी को रोकना, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, बाकी इसके बाद आर्टिकल 15(3), 15(4), 5 और 6 के अंदर में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। एक्सेप्शंस क्या दिए हुए हैं? जिसमें लिखा हुआ है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, किसके लिए? वुमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए। जैसे वुमेन को प्रमोट करने के लिए हमने उनके लिए कोटा बना दिया, वुमेन को प्रमोट करने के लिए हमने कुछ उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लिख दिए। हमने लिख दिया कि ये प्लेस स्पेसिफिकली वुमेन के लिए रिजर्व है, तो कोई दिक्कत है? नहीं। स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर मेन नहीं बना सकते, लेकिन स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर वुमेन बना सकते हैं। हाँ जी, रिजर्व फॉर वुमेन हो सकता है, रिजर्व फॉर मेन नहीं हो सकता पब्लिक प्लेसेस के अंदर। समझ रहे हो? तो ये क्या होता है कि आर्टिकल 15(3), 4, 5 और 6 ये सब आर्टिकल्स हो गए, इनके अंदर में लिखा गया है कि आप स्पेशल प्रोविजन किसके लिए बना सकते हो? चिल्ड्रन के लिए बना सकते हो। जैसे आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है कि आप अगर चाहो तो इन लोगों के एडवांसमेंट के लिए कुछ कर सकते हो। किनके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए अगर आप चाहो तो फिर कोई स्पेशल प्रोविजन बना दो, जैसे कोटा वगैरह रख दो। 15(5) के अंदर में लिखा हुआ है, अच्छा 15(5) कैसे लाया गया? 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बोलो क्या? 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। चलो लिस्ट बनाते जाओ। सबसे पहले कौन सा पढ़े? 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया? 1976 में। क्या लाया गया इसके थ्रू? वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर, दो शब्दों को लाया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा 44th अमेंडमेंट एक्ट, इससे बताओ क्या लाया गया? हाँ, क्या हटाया गया? सॉरी, 1978 क्या हटाया गया? आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इसके थ्रू हटा दिया गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कौन सा अमेंडमेंट है? 93rd अमेंडमेंट है। 93rd अमेंडमेंट आया साल 2005 में, जिसके थ्रू आर्टिकल 15(5) को ऐड किया गया और कहा गया कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड
बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, किस चीज के लिए? एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्पेशल प्रोविजन। नॉर्मली तो लिखा ही हुआ था ऊपर, नीचे क्या लिखा गया? एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्पेशल प्रोविजन। तो अगर इनके लिए कुछ रिजर्वेशंस किए जाएं, इनके लिए फीस को कम किया जाए, इनके लिए अगर कुछ और चीजें प्रोवाइड किया जाए, जैसे से फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाए, तो क्या उसे डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, भेदभाव माना जाएगा? नहीं, इनके लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 15(6) के अंदर में लिखा हुआ है, और ये कब आया? ये आया 103rd अमेंडमेंट के थ्रू साल 2019 में। क्या कहा गया इसके अंदर में? कहा गया कि कोई सा भी स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अच्छा, तभी तो आजकल हम लोगों को फॉर्म में कॉलम दिखाई देता है ईडब्ल्यूएस का। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से किया जा सकता है। ये कहां से लाया गया? ये लाया गया आर्टिकल 15(6) के थ्रू। कौन सा अमेंडमेंट? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। और कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन द क्लास मेंशन्ड इन 4 and 5 इन सो फार एज स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यानी कोई सा भी स्पेशल प्रोविजन इनके एडवांसमेंट के लिए बनाया जा सकता है, और कोई सा भी स्पेशल प्रोविजन ईडब्ल्यूएस के लिए या किसी और बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया जा सकता है अगर वो रिलेट करता हो फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये था आर्टिकल 15(6). तो बताओ, सुनो, एकदम फटाफट हम लोगों को रिकॉल करना है, रिकैप करना है। आर्टिकल 15 किससे डील करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। 15(1) में लिखा गया, सुनना, 15(1) में लिखा गया कि आप इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम। 15(2) के अंदर में क्या लिखा गया? 15(2) में लिखा गया कि कोई भी सिटीजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे किसी शॉप, वेल, पब्लिक रेस्टोरेंट से, या बेदिंग गार्ड, वेल्स, टैंक्स, पब्लिक रिजॉर्ट से। फिर उसके बाद 15(3) में क्या लिखा गया? 15(3) में लिखा गया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है। फिर उसके बाद 15(4) कब आया? 15(4) कब आया? 15(4) भी पहले से था। 15(4) में क्या कहा गया कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। ऊपर किसके लिए था? वुमेन एंड चिल्ड्रेन। 15(4) किसके लिए है? एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर कहा गया 15(5) में, 15(5) कब आया? 93rd अमेंडमेंट के थ्रू। ये कहता है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, जब तक वो कहां से रिलेट कर रहे हैं? फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर उसके बाद 15(6) कब लाया गया? 15(6) कब लाया गया? 2019 में। और इसमें कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस किया गया? इसमें कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस किया गया? ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर, और कहा गया कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और कोई भी स्पेशल प्रोविजन अगर आप बनाते हैं इनके या किसी और क्लास के एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए तो भी चलेगा। तो देखो, दो तरीके से बातें कर रहा है, एक नॉर्मली अपलिफ्टमेंट के लिए और एक एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। ये कौन सा आर्टिकल था बताओ? आर्टिकल 15। फिर से सुनो, फिर से सुन लो। पहले में कहा गया रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम। दूसरे में कहा गया रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, घुसने से मना नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, सॉरी वही हो गया पब्लिक मैंने वही। उसके बाद वेल, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, है ना। तीसरे में क्या कहा गया? वुमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए नियम कायदा बना सकते हैं। चौथे में कहा गया सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लिए बना सकते हैं। फिर इन लोगों को धीमे धीमे किसकी अहमियत समझ में आने लगी? एजुकेशन की। तो 15(5) एजुकेशन के लिए देखो इन्होंने नियम बनाना की शुरू किया कब से? साल 2005 में और साल 2019 में। तो साल 2005 में इन्होंने कहा कि हम जो ऊपर पहले से 15(3) और 4 में लिख चुके थे, वुमेन, चिल्ड्रेन, और बेसिकली 15(4) में जो हमने लिखा था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,
इनके अगर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी चीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए, अगर इनको हम कहीं पे रिजर्वेशन दें, अगर कुछ और दें, तो इसको लेकर के बुरा मत मानना, ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। और इसके बाद इनको याद आया कि अरे हम बस खाली इसी बेसिस पे क्यों, ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे भी तो करना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट, और हमको कास्ट और रिलीजन देखना चाहिए, कास्ट बेसिकली देखना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अब इन्होंने लाया ईडब्ल्यूएस और कहा कि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए, या एडवांसमेंट वाला भी पॉइंट जोड़ दिया, या इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए अगर हम कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं तो उसको भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा। तो 15 1 2 3 का 1 और 2 का एक तरीके से, फिर इसके बाद एक्सेप्शन है क्या, 3 4 5 6। क्लियर है आपको? एवरीबडी इन द लाइव चैट, कम ऑन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, क्या ये क्लियर हुआ? ये था राइट टू इक्वालिटी। नहीं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर में एक चीज, आर्टिकल 15 केवल। आर्टिकल 14 क्या कहता था कि यस, इक्वालिटी इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है, ये हर एक पर्सन को ग्रांटेड था, हर एक पर्सन को, नो पर्सन शेल बी डिनाइड इक्वल प्रोटेक्शन इन द आईज ऑफ लॉ। कम ऑन स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन प्लीज राइट डाउन। उसके बाद आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक। कहा गया कि जहां पे भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, यानी अगर मान लो हम अपने यहां पे नौकरी निकाल लें तो हम जैसे चाहें वैसे करके उसमें ग्राउंड्स रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलर रेस के लोगों को, रिलीजन के लोगों को, कास्ट के लोगों को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने, अरे दीदी आप लोग हाइलाइटर का रंग बदलने में बिजी हैं, सुनिए, क्या वो आपका हाइलाइटर खत्म हो गया है? पानी चाहिए था, दीजिए दीजिए, पानी दीजिए। और कुछ मैडम, नाश्ता पानी आनी पी लिया आपने? अब ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 16 में कहा गया कि हम सबको बराबर का अधिकार देंगे, अपने सारे सिटीजन्स को बराबर का अधिकार देंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट टू अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर दी स्टेट, यानी जितनी भी सरकारी भर्ती आएगी उसमें हर किसी को एक बराबर का अधिकार दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन भैया कुछ केसेस में किया जा सकता है, कुछ केसेस में किया जा सकता है। फिर से इनका एक्सेप्शन कहां दिया हुआ है, 3 4 5। इसमें कहा पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ दैट इन रिगार्ड टू क्लास या क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट, अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द स्टेट, रेसिडेंस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी हम अगर चाहें, अगर पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंडर के या किसी एक पर्टिकुलर क्लास या क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे मान लो कोई एक क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मान लो हम एक फॉरेस्ट ऑफिसर चुनना चाहते हैं, हो सकता है कि स्टेट कहे कि नहीं, अगर फॉरेस्ट ऑफिसर है तो उस एरिया का ही रहेगा ताकि वो उसको अच्छे से जाने। हो सकता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कहें कि ओनली वुमेन विल बी अपॉइंटेड, हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कहें कि ओनली मेन विल बी अपॉइंटेड बिकॉज दे विल बी मोर सुटेबल फॉर इट। तो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ इन रिगार्ड, पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना सकती है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास या क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई एक लोकल या अदर अथॉरिटी या किसी एक पर्टिकुलर रेसिडेंस का लोग ही अपॉइंट होगा। A provision can be made for reservation of appointment or post in favor of any backward classes of citizen. Backward classes of citizens के लिए भी कोई रिजर्वेशन कर सकते हैं। अगर हम कोई भी रिजर्वेशन करना चाहते हैं इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, सीनियोरिटी के बेसिस पे अगर प्रमोशन करें तो क्या उसे भेदभाव कहेंगे? नहीं, उसे भी भेदभाव नहीं कहेंगे। Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfulfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in accordance with the provisions of reservation made under clause 4 या 4A. This is simply saying कि अगर कोई भी
अनफिल्ड वैकेंसी है तो उसके लिए अगर आप कोई सा भी रिजर्वेशन करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरी कोई वैकेंसी है, इसको हम इन्हीं 4 लोगों से भरेंगे, इन्हीं लोगों से भरेंगे, या जो पहले से अपॉइंटेड है उन्हीं में से भरना है, तो उसको भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। अ लॉ शेल नॉट प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी मेंबर बॉडी देयर ऑफ शिल बी ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे हो सकता है कई बार बहुत रिलीजियस बॉडीज होती हैं, तो अगर कोई रिलीजियस बॉडी है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बॉडी है, तो हम कह सकते हैं ना कि इस रिलीजन की बॉडी में इसी रिलीजन का मेंबर रहेगा, हो सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ EWS। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो उसे भी हम गलत नहीं ठहराएंगे। तो ये क्या था आपका आर्टिकल 16(3), 16(4) और 16(5). ठीक है, ये आपके अलग अलग आर्टिकल्स थे। इसके बाद अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 17 है। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। ठीक है, छुआछूत उस समय की बहुत बड़ी बीमारी थी, तो उससे रोकना बहुत जरूरी था। आज के समय में तो हम लोगों के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज भी कई जगहों पे प्रेवलेंट है। तो अनटचेबिलिटी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एक अलग से आर्टिकल, देखो इतना इंपॉर्टेंस है कि इसके लिए ऐसे नॉर्मली नहीं लिखा, कहीं अलग से आर्टिकल बना के लिखा कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। अब देखो कई लोग क्या होते हैं ना, अपने नाम के आगे में टाइटल लगाते हैं। जैसे मान लो मैडम जो है ये पद्मश्री हैं, ठीक है, क्या नाम, जानवी, तो पद्मश्री जानवी हर जगह पे लगाती है, अपना जहां भी नाम लिखते हैं पद्मश्री जानवी। ठीक है मैडम, आपको अवार्ड मिला है, टाइटल मिला है, आप जगह जगह क्या उसको लगा करके डिस्क्रिमिनेट करना चाहती हैं? नहीं। अच्छा, आपके नाम अगर आपको CS का टाइटल मिल जाए तो CS का टाइटल जगह जगह लगाएंगे, CS जानवी लगा सकते हैं, गलत नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हैं आप। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जगह जगह अपने नाम के आगे CA लगाना। हम कहते हैं हम CA अंकित लिखा, तो तुम लोगों को क्या ऐसे वो नहीं फील होता है, छोटा नहीं फील होता है? होता है, लेकिन क्या इसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे? नहीं, अचीव किया हुआ नहीं है। क्या चीज? पेरेंटल पद्मश्री इनको मिला है, इन्होंने अच्छा काम किया, तो लगा सकते हैं क्या जगह जगह? नहीं लगा सकते। आप कोई सा भी टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने नाम के आगे, सिवाय कि कुछ एक्सेप्शंस के आप कोई सा भी टाइटल नहीं यूज कर सकते। सर CS यूज कर सकते हैं? हाँ। मिलिट्री टाइटल यूज कर सकते हैं? हाँ। प्रोफेशनल वर्क का यूज कर सकते हैं, मिलिट्री टाइटल भी, मान लो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट दिस, जनरल दिस, मेजर दिस, कैप्टन, जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर, करेक्ट। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 is more a prohibition rather than a fundamental right। ये कहता है, पहले क्या होता था ना, एक्चुअली ये किस लिए लाया गया, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट देता था टाइटल्स, ठीक है, सर दिस, सर रॉबर्ट, सर ये, सर वो, तो उनका सारा टाइटल का भाड़ में, कौन टाइटल नहीं लगाएगा, ठीक है। जैसे कई लोगों को टाइटल मिलता था राय बहादुर, ये वो, ठीक है, ठीक, राजा और ये ऐसे, तो ये सारे के सारे टाइटल्स हटा दिए गए। इन्होंने कहा जैसे साहेब, राज बहादुर, राय साहब, ये सारा टाइटल इनका गया भाड़ में। नो टाइटल जो कि मिलिट्री टाइटल या एकेडमिक डिस्टिंक्शन का टाइटल ना हो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कोई फॉरेन स्टेट से किसी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो फॉरेन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया शेल while he holds any office or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign state। यानी अगर आपको किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल लेना है और आप इंडियन स्टेट की, यानी आप सरकारी अगर एम्प्लॉय हो और किसी फॉरेन स्टेट से अगर कोई टाइटल ले रहे हो, तो पहले आपको जाकर के सरकार से, यानी प्रेसिडेंट से, सरकार से क्या, प्रेसिडेंट से ये परमिशन लेनी होगी। अरे हम, क्योंकि देखो हो सकता है ना, मान लो आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, सिद्धि मान लो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है,
और उसको आकर के पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफर कर दे कि हम आपको अपने यहाँ पे टाइटल देंगे, हम आपको अपने यहाँ का पद्मश्री पद्म विभूषण देंगे, ठीक है, और आपको ढेर सारे पैसे ऐसे देंगे, बस आपको कुछ सीक्रेट्स लीक करने हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। इनकी पार्शियलिटी, ये पार्शियलिटी कर सकती है ना। तो आप कोई भी फॉरेन टाइटल नहीं लेंगी अगर आप गवर्नमेंट के अंडर है, पहले आपको प्रेसिडेंट साहब से जाके पूछना पड़ेगा, अगर वो अलाउ कर देते हैं तो ठीक है। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी इमोल्यूमेंट, यानी आप कहीं किसी फॉरेन स्टेट से, मतलब विदेश से इन जनरल काम वाम करके पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी विदेशी सरकार से कोई इमोल्यूमेंट या कोई प्रॉफिट या कोई नौकरी आप उनके अंडर में नहीं कर सकती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रही हैं तो किसी विदेशी सरकार की नौकरी आप नहीं कर सकती। हाँ, इमोल्यूमेंट यानी कोई सा भी उपहार, कोई सा भी रिटर्न, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फॉरेन जाने से पहले परमिशन है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आप कोई फॉरेन टाइटल या कोई फॉरेन गिफ्ट नहीं लेंगे, सिंपल बात समझो, फॉरेन टाइटल, फॉरेन गिफ्ट, फॉरेन से कोई भी प्रॉफिट्स नहीं लेंगे। बताओ ये क्या था? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 15, 16 सॉरी 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल्स आते हैं ना इसके अंदर में, 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या लिखा हुआ था कि द स्टेट शिल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन इन द आईज ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन ही नहीं, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम। इसी में कहा गया आर्टिकल 15 के अंदर में ही कि शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट या वेल, बेदिंग टैंक्स, पब्लिक पार्क वगैरह, इन सब जगहों पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। 15.3 में कहा गया वुमेन चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई नियम बना सकते हैं। 15.4 में कहा गया कि SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोविजन बना सकते हैं, इनके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजन बना सकते हैं। 15.5 लाया गया 93rd अमेंडमेंट के थ्रू, और कहा गया एजुकेशन, अब एजुकेशन की बात होने लगी थी, पहले आया था 2005 में, फिर अगला आया था 2019 में, याद रहेगा ना ऐसे। तो 2005 में आया कौन सा अमेंडमेंट? 93rd अमेंडमेंट। कहा गया, क्या कहा गया कि आप वही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए कोई सा भी प्रोविजन बना सकते हैं। फिर इन्होंने टर्म लाया कौन सा? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस लाया इन्होंने साल 2019 में। 103rd अमेंडमेंट, पिछला कौन सा था? 93rd, और ये कौन सा था? 103rd। इसके अंदर में कहा गया कि सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए और जनरल एडवांसमेंट के लिए आप नियम कायदा बना सकते हैं। फिर आया आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कहा गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में कोई सा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो फिर कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन कर सकता है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन कर सकता है, या SC, ST के लिए रिजर्वेशन कर सकता है, किसी वैकेंसी को भरने के लिए कर सकता है, प्रमोशन के लिए सीनियोरिटी के बेसिस पे कर सकता है। इसके बाद आया आर्टिकल 17, कहता है कि अबॉलिशमेंट सारे फॉर्म्स में क्या होगा? फॉरबिडन। अबॉलिशन ऑफ टाइटल में कहा कि कोई सा भी टाइटल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। किसी स्टेट एम्प्लॉय को अगर कोई फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट करना है तो किससे परमिशन लेना होगा? प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। ये खत्म हुआ राइट टू इक्वालिटी। बोलो क्लियर था? अगला कौन सा है? राइट टू फ्रीडम। बोलो इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? सुनो, इसके बाद है राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम। अब राइट्स टू फ्रीडम कौन कौन सा दिया गया? राइट्स टू फ्रीडम कौन कौन सा दिया गया?
सबसे पहला 19 से लेकर 22 तक, पिछला वाला 5 था, ये वाला कितना है 4, इसमें 4 है, 19 20 21 22, पिछले वाले में 5 था, 14 15 16 17 18, अब 4 19 20 21 22। अच्छा 19 में क्या है, 19 में इन्होंने कहा कि हम 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल फ्रीडम देते हैं। कौन कौन से राइट्स ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे जरूरी राइट, सबसे जरूरी राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास राइट है धरना प्रदर्शन करने का शांति पूर्वक तरीके से, हमारे पास राइट है अपनी बातों को कहने का, हमारे पास राइट है कोई भी मैटर को पब्लिक में रेस करने का, हमारे पास राइट है चीजों को कहने का। तो ये सब किसमें आता है? राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको मालूम है राइट इतना जरूरी है, पहले एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक एक्ट हुआ करता था, कानून हुआ करता था, जिसके तहत अगर आप कोई भी ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल मीम या पोस्ट डालते थे जैसे किसी की इमेज को हानि पहुंचे, जिसको हम लोग आजकल लिबल या स्लैंडर कहते हैं टॉट्स के अंदर में, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आईटी एक्ट के सेक्शन 66A है, आई सपोज 66 से 76A है, तो उसके अंदर में यह था कि आपको पनिश किया जा सकता है। बट फिर कहा गया कि वो एक्ट का वो प्रोविजन गलत है। वो प्रोविजन क्यों गलत है? क्योंकि इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास में फ्रीडम है कि आप अपनी बातों को रख सकते हो, तो कैसे आईटी एक्ट उसको रोक सकता है? तो एक कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी हैव राइट ऑफ फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, यानी बिना हथियारों के। आप यूनियन या कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, reside and settle in any part of territory of India. Sub clause F is to be omitted. अच्छा ये omit कर दिया गया। G है practice any profession या carry on any occupation, trade या business। तो लोगों ने पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को किसी पर्टिकुलर ट्रेड या प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से रोकते हो तो वो गलत माना जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। यस और नो? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि हमारा क्या राइट है कि आप किसी भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो और उससे आपको रोका नहीं जा सकता। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीडम है 6। ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी कितने हैं? 6 हैं, बट ये हमको 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स बताएगा। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम लोग किधर भी जा सकते हैं तो हम किधर भी घुस जाएं, बाजू वाले के घर में घुस जाएं, हमारा राइट है। हाँ, हम कहीं भी चले जाएं। जैसे कहीं पे अगर से फॉर एग्जांपल सरकार ने हमको रोक के रखा है, यहां नहीं जा सकते, दंगा बवाल चल रहा है, हम घुस जाए? नहीं, हमारा तो राइट है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। सर कुछ भी बोल सकते हैं तो सामने वाले को हम जाएंगे और चिक चिक करके माइक पे गाली दे करके आएंगे, हमारा राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलो चल सकता है क्या? नहीं। क्यों? गलत है वो तो ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट के भी खिलाफ। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, हालांकि सॉरी फंडामेंटल राइट में तो लिख दिया गया, लेकिन ये भी लिखा गया कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बोलो क्या? देखो ये शब्द ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 19(2) से लेकर 6 तक कहा गया कि कुछ रीजनेबल यानी परमिसेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कौन से परमिसेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? कहा गया कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, अगर इंडिया की अखंडता के लिए, मतलब जैसे हम से फॉर एग्जांपल हम इंडिया के राज को बचाना चाहते हैं तो तुमको कहीं भी इधर जाने से रोक सकते हैं। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं कि टेररिस्ट अटैक ना हो या ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए तुमको इधर उधर जाने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स मेंटेन करने के लिए कुछ चीजों करने से तुमको रोक सकते हैं। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम धारा 144 लगा सकते हैं। सुना है ना तुम लोगों ने? तो तुम क्या कह दोगे? नहीं, हम तो राइट है। नहीं,
लिखा हुआ है कि परमिसेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी आप कुछ कुछ चीजों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, डिसेंसी या मोरालिटी के लिए। जैसे से फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और मान लो आप से फॉर एग्जांपल आप मीट सेल कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में लोग उससे गलत तरीके से अफेक्ट हो रहे हो, या वो कोई रिलीजियस प्लेस हो, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कि नहीं, डिसेंसी या मोरालिटी के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर डिफेमेशन है तो उसको रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी किसी को कुछ ऑफेंस करने से रोकने के लिए। जैसे मान लो हमको मालूम है, हमको तुम्हारे पर शक है कि तुम कोई गुनाह करने वाले हो, तो क्या जेल में बंद करके रखा जा सकता है? हाँ, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये कौन सा था? आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 ने कहा कि हम ये फ्रीडम देते हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, स्टूडेंट्स आर्टिकल 20 हमको अपने बुक में नहीं दिया हुआ है। आर्टिकल 20 नहीं दिया हुआ है। आर्टिकल 20 इसलिए नहीं दिया, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक बार फिर भी हम तुमको पढ़ा देते हैं कि किसी भी पर्सन को उस समय का जो लॉ है उसी के अंडर में पनिश किया जा सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आज तुमने कोई गुनाह किया, आज इसके खिलाफ कोई लॉ नहीं था, सरकार ने 1 साल बाद उसके ऊपर में लॉ बना दिया, तो ये नहीं कि अरे 1 साल पहले तुमने किया था तो पकड़ के उसके लिए हम तुमको पनिश कर देंगे। जिस समय तुमने कुछ किया है उसी समय के लॉ के हिसाब से उसको पनिश किया जा सकता है। और किसी भी इंसान को किसी काम के लिए 1 से ज्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उस मूवी के अंदर में उसको एक मर्डर के लिए अक्यूज किया गया, उसके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि तुमने मर्डर किया है, जबकि उसने मर्डर किया नहीं था। और जिस इंसान का मर्डर का इल्जाम लगा था उसके ऊपर में वो इंसान जिंदा था। तो अमिताभ बच्चन पूरा जेल का समय काट लेता है, और जैसे ही जेल का समय काट करके निकलता है, वो कोर्ट के अंदर में वापस से उस इंसान का मर्डर कर देता है जिसका इल्जाम एक्चुअली उसके ऊपर लगा था, क्योंकि वो इंसान तो जिंदा था और वो उसको बस वो था कि हाँ हुलिया बदल लिया था, तो उसका मर्डर कर देता है। और फिर सब उसको पकड़ लेते हैं कि यार डालो जेल में, मर्डर किया है, मर्डर किया है। अमिताभ बच्चन कहता है नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी इस गुनाह की सजा हम काट चुके हैं। तो नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही गुनाह की 2 बार आपको सजा नहीं मिल सकती। एंड नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी ऑफ अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी आपको अपने अगेंस्ट ही गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। चलो इसके बाद क्या है, ये आर्टिकल 20 था, अपने को दिया हुआ नहीं है, बस हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ लिया। आर्टिकल 21 है, वापस अपनी बुक से पढ़ते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपके पास में अपनी लाइफ और लिबर्टी यानी अपनी आजादी और अपनी जान को बचाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो मान लो अगर से फॉर एग्जांपल बाजू में कहीं पे कुछ पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं, तो आप उसको निकलने से रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? रोक सकते हो, बिकॉज यू हैव द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। हमारे पास अपनी जिंदगी को बचाने का पूरा अधिकार है, हमारे पास आजादी का अधिकार है। आप मेरी आजादी को नहीं छीन सकते और मेरी लाइफ को नहीं छीन सकते। राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन। क्या आपको मालूम है कि ये राइट टू एजुकेशन कब लाया गया था?
क्या आपको मालूम है कि ये राइट टू एजुकेशन कब स्टैब्लिश किया गया था? क्या लाइव चैट में हमारे साथ में कोई ऐसा है जो कि जवाब दे सके कि राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया था? हम इसके एक्ट की बात नहीं कर रहे, हम इसके एक्ट की बात नहीं कर रहे। राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए एक एक्ट भी लाया गया था 2004 के अंदर में। राइट टू एजुकेशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब लाया गया था? ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब लाया गया था? ये देखिए, ये लाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाया गया है एज कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो द स्टेट शेल प्रोवाइड, एवरीबडी प्लीज लिसन, द स्टेट 21A है ये, द स्टेट शेल प्रोवाइड, जरूर से पूछेगा, द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। कौन सी एज से लेके कौन से एज तक? 6 to 14 फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। बाद में इसको एक एक्ट भी बना दिया गया। समझे? पहले एक राइट बनाया गया और सिर्फ राइट से बात नहीं बनी तो एक एक्ट भी बना दिया, कानून भी बना दिया राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। वो आया साल 2004 में। तो अगर आपको साल 2004 याद है तो मतलब आपको एक्ट याद है। वो एक्ट है 2004 का ना, राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो एक्ट है। लेट मी शो द राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट। हाँ, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, 2009 है ये। तो बेसिकली इसके लिए एक अलग से एक्ट भी बना दिया गया, बट इसके पीछे जो मेन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कब का है? साल 2002 का। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट है ये है 86th अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर से पूछेगा, लिख लो। अमेंडमेंट 2002 का, ये 86th अमेंडमेंट था। ठीक, दिस वॉज 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट, आर्टिकल 21A के बाद अगला है आपका आर्टिकल 22। इसमें कहा गया यू हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट का मतलब पकड़ लेना, डिटेन करने का मतलब हिरासत में डाल देना उसको, ठीक है, बंद कर देना जेल के अंदर में। तो अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में आपके पास में कुछ राइट्स हैं, ताकि कोई, जैसे होता है ना कि कोई भी कभी भी अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, तो आपके पास में कुछ अधिकार होना चाहिए ना, नहीं तो पुलिस तो ऐसे ही घूमती फिरेगी, बंद करती जाएगी। तो क्या कहा गया कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो अरेस्टेड पर्सन शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नॉर शेल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिपेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। जैसे आप याद करो, फिल्मों के अंदर में कहा जाता है ना
कि अगर कोई अरेस्ट करने आया तो सामने वाला पूछता है कि पहले आप बताइए कि मेरा गुनाह क्या है, फंडामेंटल राइट है। याद कर लो, तुम लोग के पास में भी कभी कोई आएगा पुलिस वाला तो पहले पूछोगे क्या, मेरा गुनाह क्या है, किस ग्राउंड पे हमको अरेस्ट किया जा रहा है, पहला। और दूसरा, मुझे अपने वकील से बात करनी है, सुना है तुमने फिल्मों में, मुझे अपने वकील से बात करनी है। ठीक है, तुम लोग के पास अभी आ जाए, तुम लोग हमसे बात कर लेना, हम सामने से कह देंगे बढ़िया है, जाओ। हो ही तुम लोग नालायक। तो ये बताओ, क्या आपके पास में ये लीगल राइट है अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का? यस। Every arrested person who is detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 years, 24 hours, 24 years नहीं, 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained beyond the said period without the authority of the magistrate. Very very important, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पूछा गया है तुम्हारे पास एग्जाम के अंदर, कितने घंटे? 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और अगर मान लो तुम कहीं दूर से पकड़े गए हो और तुमको मजिस्ट्रेट तक लाने में 3, 4, 5, 6 घंटे का समय लगता है, तो उस जर्नी के समय को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जब तुमको नियरेस्ट कोर्ट तक ले आया गया या उतने समय तक की जर्नी कवर अप कर लिया गया, तो उसके बाद से 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को तुम्हें पेश करना होगा। ये नहीं कि पहले हफ्ते भर तक रखे सूते, फिर उसके बाद कहे कि आप चलो ऐसा है ले चलते हैं जज के पास। नहीं, कितने समय के अंदर अंदर में पेश करेगी? 24 घंटे के अंदर अंदर तुमको पेश करना जरूरी। और अगर उससे ज्यादा रखना है तो मजिस्ट्रेट की इजाजत लेकर के रखा जा सकता है। हो सकता है मजिस्ट्रेट के तरह रखे रहो, थोड़े समय बाद में देखते हैं इसको। However, the protection is not available to an alien enemy. Alien enemy समझे? जिसके साथ वॉर चल रहा है वो नहीं, उसको तो रखे रहो बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। And a person arrested or detained by law for any law providing for preventative detention. Preventative detention का मतलब जैसे वही, हमको से फॉर एग्जाम्पल हमको लगता है कि ये खून करने वाली, तो अगर खून, हाँ ये पीछे ये कह रही है, हाथ इसी पर ले लेते हैं, मान लो हमको मालूम है कि खून करने वाली है, तो अगर खून करने वाली इसको बंद करके रख सकते हैं, हाँ इसको बंद करके रख सकते ताकि ये खून ना करे। प्रिवेंटेटिव डिटेंशन, तुमको कुछ करने से प्रिवेंट करना। क्या करने से प्रिवेंट कर रहे हैं? खून करने से प्रिवेंट कर रहे हैं। ये आर्टिकल नंबर कौन सा था? 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कितने बताओ, आपको बिना ग्राउंड्स बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। समय जो जर्नी का लगा वो इंक्लूड नहीं होगा। हालांकि ये प्रिवेंटेटिव डिटेंशन के ऊपर में अप्लाई नहीं करता है। और किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है? एलियन एनिमी के ऊपर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सुनो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। तो पहले वाले में कितने थे? 5, अगले वाले में कितने थे? 4, इस वाले में कितने हैं? 2। ठीक है, इसके बाद है आपका वापस से 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके ऊपर आएंगे, ये तो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए, आपके एग्जामिनेशन के अंदर में इतना जो हॉट टॉपिक है वो सब पूछा जा सकता है ना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में क्या कहा गया? ओ भाई लाइव वालों सुनो ध्यान से, तुम लोग रिप्लाई करो फटाफट, यहां तक आया कि नहीं आया? आर्टिकल 23 पढ़ाने वाले हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 और 24 से कहा गया कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बीगर, ठीक है, यानी किसी भी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड है या नहीं है? उनको फोर्स लेबर में डालना ये भी अलाउ नहीं। तो एक तरीके से हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खरीदा बेची, और उनको फोर्स लेबर में डालना, ये सब अलाउड नहीं है आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग कोई भी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall not be employed to work in any factory or mine
और engaged in any other hazardous employment। तो समझो, छोटा बच्चा पैंपर्स की एड में आ सकता है क्या? छोटा बच्चा पैंपर्स की एड में आ सकता है, और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है। दरअसल सफारी तारे जमीन पर आ सकता है, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है। छोटे बच्चा बैठ करके अकाउंटिंग कर सकता है, कर सकता है, हैजार्डस है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बैठो, अगर वो कर सकता है तो कर ले। हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में फैक्ट्री माइन में काम नहीं कराएंगे, उसे सीमेंट ढवा सकते हैं, माइंस में काम करवा सकते हैं, नहीं। एकदम ऐसे करके सोचने की जरूरत नहीं, करवा नहीं रहे हैं, ठीक है। लॉ है, लॉ के नजरिए से पढ़िए, इमेजिन मत करिए। हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट केमिकल फैक्ट्री में काम करवाएंगे उससे? नहीं। ये कौन सा था? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। फिर ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब वापस से है 4, बताओ पहला क्या था? 5, फिर 4, फिर 2, फिर वापस से 4। ये क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, फिर हम लोगों ने पढ़ा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 अलग है ना? अच्छा सॉरी 22। 21 था आपका राइट टू एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस। फिर उसके बाद राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो गया आपका 23 और 24, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 27, 28। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है? यू हैव द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने मन के हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं। किसी को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मन से किसी भी अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकते हैं। यानी दूसरे को उसकी दीक्षा देना कोई गलत बात है? नहीं। उसकी जानकारी देना गलत बात है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीडम टू मैनेज योर ओन रिलीजियस अफेयर्स। आपके अपने रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो। आपकी अपनी बोर्ड हो सकती है, जैसे मुस्लिम बोर्ड है, ठीक है, या अलग अलग कोई इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, या कोई भी अपनी एक रिलीजियस बॉडी हो सकती है, और उसके थ्रू आप अपने मैटर को, अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी को आप मैनेज कर सकते हैं। रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अगर आप कोई टैक्स पे करना चाहते हो तो वो आप पे कर सकते हो, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो। एंड फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो वापस से क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब कि आप अपने हिसाब से अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है तो उनको दे सकते हो और उनको फॉलो कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्कूल है, वो कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अगर देता है, ठीक है, या उनको फॉलो करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर स्कूल है, वो कहता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की चीजें होती हैं, इस तरीके से पूजा होता है, या इस तरीके की बाकी चीजें होती हैं, तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वो रिलीजियस अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है या रिलीजियस वर्शिप कर सकता है, ठीक है। उसके यहां पे अपने तरीके से रिलीजियस पूजा पाठ हो सकती है। अब जो करंट सिनेरियो था उसके अंदर में ऑब्वियसली इस राइट को लेकर के, आर्टिकल 25 को लेकर के कहा गया कि अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास में फ्रीडम होनी चाहिए कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें, ठीक है। बट वही फिर कहा गया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो उसके अंदर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई क्या? ये आर्टिकल 32 का बताओ क्या है? उसको कर दिया गया है
कैंसर। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कवर अप हो गए क्या? फंडामेंटल राइट्स हमारे कवर अप हो गए क्या? बस एक आखिरी राइट बचा है, कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, राइट टू कल्चरल एजुकेशन, 32 बचा हुआ है। 32 तो बचा ही हुआ है, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि हम कह रहे हैं वो बचा हुआ है। उसके बारे में कुछ आपके बुक में शायद इंक्लूड नहीं किया गया है, हम पहले आपको 32 पढ़ा देते हैं। आर्टिकल 32 makes it a fundamental right that a person who has a fundamental right which is being violated has the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of its fundamental right। सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया आपसे पास्ट एग्जाम। आर्टिकल 32 कहता है उबी जस इबी रिमीडियम, बोलो टोन नहीं आया, फिर से बोलो, ubi jus ibi remedium, where there is law there is, where there is right there is remedy, where there is right there is remedy। जहां पे हमारे पास अधिकार है तो उस अधिकार को क्लेम करने का भी अधिकार, यानी उसको इन्फोर्स करने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर कुछ वो फॉलो ना किया जाए तो उसका भी अधिकार हमारे पास में होना चाहिए। ubi jus ibi remedium। क्या? किसका? उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब होता है कि जहां पे एक राइट होता है वहां पे रेमेडी है। वेयर देयर इज अ राइट there is remedy, where there is a right there is remedy। जहां पे राइट होता है वहां पे रेमेडी भी होती है, ठीक है। तो उबी जस इबी रेमेडियम। अब सुनना ध्यान से, आर्टिकल 32 में कहा गया, एवरीबडी प्लीज फोकस स्टूडेंट्स, कहा गया कि अगर हम आपको राइट दे दें लेकिन उसके लिए कोई रेमेडी ना दें तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। यू हैव द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के रूट के थ्रू जाना कंपल्सरी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। यही चीज आपको याद रखना है। दिस इज आर्टिकल नंबर 32। इसके बाद आपको बहुत ढेर सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि गारंटी किए गए, या फिर हम कह सकते हैं रेमेडीज हैं जो कि गारंटी की गई हैं। इन रेमेडीज के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं, लेकिन ये था हमारा आर्टिकल नंबर 32। इसके अलावा जो आपने कहा कि हमारा आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 अभी नहीं हुआ है, तो जो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 है, डील्स विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या चीज बताइए? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें सिंपली ये कहा गया कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर, उसको आप अपना प्रिजर्व कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट रखते हैं। और अगर आप कोई माइनॉरिटी हैं तो आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। माइनॉरिटीज को अधिकार दिया गया कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, यानी खुद के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाइए और उसको एडमिनिस्टर करिए। ये अधिकार आपको है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन। अच्छा, माइनॉरिटी किसी रिलीजन या लैंग्वेज किसी भी बेसिस पे हो सकता है। आप अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है, बस बस यहीं तक फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, बताइए कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट। सबसे पहले राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। फिर उसके बाद 19 से लेके 22 तक क्या था, राइट टू फ्रीडम। इसी के अंदर में राइट टू एजुकेशन भी आ गया था 21A। ठीक है, और अबॉलिशन ऑफ टाइटल वगैरह ये सारी की सारी चीजें किसमें आ गई थी, राइट ऑफ इक्वालिटी में। वो तो था। खैर इसी में एक और राइट था आपका। खैर आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 ये किसमें था, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 25, 26, 27, 28 वापस से 4 थे। राइट टू रिलीजन, ठीक है, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट ये सब कर सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से चीजों को चूज कर सकते हो, उसकी पढ़ाई कर सकते हो। 29 और 30 क्या था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 31 वाला प्रोहिबिट कर दिया गया। और 32 क्या था सबसे जरूरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहीं पे अपना फंडामेंटल राइट्स होता है खत्म। अगली क्लास में हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बचे हुए और पॉइंट्स सिखाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इन टोटल 3 क्लासेस के अंदर में हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।